नौजवान साथी और जिनके लिए यहाँ पर आए हैं प्यारे बच्चों, वैसे तो मैं धन्यवाद करूंगा मास्टर जी का और पूरे स्कूल की तरफ से जो हमारी टीम है उन सभी का। ईश्वरपुर में बहुत दिनों के बाद आने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत कोशिश करता हूँ कि ईश्वरपुर डिंडू खेड़ा ज्यादा से ज्यादा आ जाऊं, लेकिन मुझसे पहले हर प्रोग्राम में माननीय मंत्री जी को बुला लेते हैं, तो मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन पापा का यहाँ रहना होता है, तो मेरा बहुत लेट आने का मतलब नंबर ही नहीं आ पाता मेरा। जब मुझे अभी इनवाइट करने के लिए आए 4 दिन पहले, तो मैं यही था, मुझे सबसे बड़ी बात, चलो बहुत दिनों बाद ईश्वरपुर जाकर ईश्वरपुर में सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और स्कूल का कार्यक्रम है तो सभी से मुलाकात भी होगी और खास तौर से माताएं बहनें यहाँ पर जरूर रहेंगी, क्योंकि स्कूल का बच्चों का प्रोग्राम है, तो उनको भी सबको नमस्ते, क्योंकि बहुत दिनों से इनका आशीर्वाद नहीं मिला। क्योंकि इस बार का इलेक्शन भी ऐसा हुआ कि ईश्वरपुर ही गाँव बचा था जिसमें मैं नहीं आ पाया था, क्योंकि कोरोना हो गया था और बाकी सब जगह तो मैं होकर चला गया था, लेकिन ईश्वरपुर रह गया था और उस टाइम पर भी पापा को ही आने का मौका मिला, वो ही मिलकर चले गए। अभी मास्टर जी कह रहे थे कि 2 घंटे का समय है, अभी नहीं जाना। देखिए आप लोग मालिक हैं, चाहे शाम तक बैठा ले, कल तक बैठा ले, तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये है कि प्रोग्राम बहुत सारे, अभी मुझे सहारनपुर जाना है, देवबंद जाना है, तो सब लोग में शामिल होना है लोगों के, तो थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। और मुझे समय दिया था 12 साढ़े 12 का, मैं 12:40 पे पहुंच गया था, अब उसके बाद भी ये कहने के लेट आया हूँ, यही समय आप लोगों ने दिया था। वैसे मैं रुक भी जाता अभी, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे लगता है कि 5 बजे से पहले कार्यक्रम खत्म नहीं होगा। 40-45 प्रोग्राम है, मन तो लग रहा था, लेकिन एक चीज है, थोड़ी दिक्कत है मास्टर जी, आप हैं, सभी टीचर जो स्टाफ है हमारा, मैं एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा कि थोड़ा ना सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारी जो जड़ें हैं ऐसे कार्यक्रम कराएं स्कूल के अंदर। देखिए हमारी ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भविष्य है हमारा, अगर इन्हें अभी से, वैसे तो मैं समझ रहा हूँ सारे गाने हरियाणवी लगे हुए थे, तो हमारी ज्यादातर जो चाचियां हैं, दादियां हैं, वो सब हरियाणा की हैं, तो सबने अपने बच्चों को वही गाने अपने वाले सुनवा रखे हैं और सारों को तैयार कर रखा है। तो मैं अभी बैठा हुआ प्रधान जी को, बाबा जी को कह भी रहा था, मैंने कहा हमारी ज्यादातर शादियां जो ईश्वरपुर से होती है, डिंडो खेड़े से, ज्यादातर हरियाणा की आती हैं, सब जो हमारी चाची लगती है, दादी लगती है, तो वो सब घर पे ने हरियाणवी गानों पे ही प्रैक्टिस कराती हैं और सारे के सारे बच्चे परफेक्ट कर रखे हैं। तो ऐसा ना करो, देखिए स्कूल में ये हमारे ना जड़ है, यहाँ से जो बच्चे सीखेंगे आगे वही करेंगे। और मैं नहीं चाहता, मुझे एक शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कह दूं, क्योंकि जब बच्चे इन्हीं में इंटरेस्ट हो जाएगा ना उनका, तो हमारे, क्योंकि हम लोग एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे या और जगह जाते हैं, तो वहाँ पे सब देशभक्ति के गाने, सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है उससे जोड़ते हैं बच्चों को, तो हमें ऐसी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। इसको बुरा मत मानिएगा, मेरा अपना भाव है, मुझे जो थोड़ा सा लगा कि ये आता है नाच गाने में और हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं सीखने में, ये लोग कल को हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, पता नहीं इनमें से कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई हो सकता है अच्छा एक्टर भी बने, सब जितनी भी आगे जो ये प्रतिभाएं निकलती हैं, सब निकलती तो गाँव से ही। तो हमें इनको नचनिया या नाचने वाला नहीं बनाना, हमें इनको बनाना है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे जो बड़ों के जो सिद्धांत हैं, जो हमें बड़ों ने सिखाया है, हम उसको मंच पर प्रस्तुत करें, वो चीज आनी चाहिए। तो मैं बस निवेदन करूंगा कि इसका आप कोशिश करें कि अगली बार जो कार्यक्रम हो, आज के तो आप कराइए, लेकिन अगले जो कार्यक्रम हो तो मैं बिना बुलाए भी आ जाऊंगा, अगली बार देखूंगा कि बदलाव हुआ या नहीं हुआ। तो थोड़ा सा हमारी जो संस्कृति है हम उसको प्रस्तुत करें, हम अपने देश पे जो हमारे बड़े शहीद हुए, हमारे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनका रोल दें और वो उनको रिप्रेजेंट करें। इस तरह का एक कार्यक्रम आप आगे करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हमारे अभी सब माताएं बहनें बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, रिश्तेदार भी, जैसे मैं देख रहा था जो आप बता रहे थे बच्चों के मामा है और रिश्तेदार भी आए हुए हैं, तो सभी ये सोच के आते हैं, हम लोग भी आए, मैं भी आज आया था, तो मेरे मन में यही था कि हो सकता है हमारे देशभक्ति की कुछ प्रस्तुतियां हों। अभी वो एक आई भी है, अभी मैंने लास्ट वाली देखी है देशभक्ति की, तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दें। छोटी छोटी बच्चियां बहुत प्यारी प्यारी, अगर उन्हीं को अभी से हम ये सब चीजें दिखाएंगे, पहले तो टीवी नहीं बेड़ा गर्क कर दिया है,
सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे समाज का। अब रही सही कसर अगर कुछ बची है, और हमारे स्कूल जो हमारा जो दिशा दिखाने का काम करता है हमें, अगर हमारे स्कूल में भी ये सब चलेगा तो फिर तो भाई भविष्य अंधकार में ही है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। अभी क्योंकि सब लोग बैठे हैं, अभी नेता ज्यादा है, गांव के सब बैठे हैं, प्रधान, भावी प्रधान, पूर्व प्रधान सभी बैठे हैं। तो ये मेरे से ना जब से स्कूल के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे थे कि बार बार कोई सड़क गिनवा रहा था, कोई नाले गिनवा रहा था। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या विकास में कोई कमी रही है? नहीं जी भाई, ईसोपुर में खड़े हैं, मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं रही होगी। जब मैं पिछली बार चेयरमैन था तब तो खैर ऐतिहासिक काम हुए थे, और मैं समझता हूँ कि इस जिला पंचायत कार्यकाल में भी हमारे कोई कमी नहीं रही। प्रधान जी ने अभी, राजेंद्र प्रधान जी बैठे अभी, मुझे उन्होंने कार्यक्रम रोक के मुझे बोलने लगे, इनका 250 मीटर नाला बना है, उसका तो धन्यवाद है नहीं, लेकिन वो 60 मीटर रह गया, उसकी शिकायत कर रहे थे। तो ऐसा ना करो प्रधान जी, जो मिला उसका धन्यवाद कर दो, जो नहीं मिला वो आगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये गांव ऐसे नहीं है, ये हमारा परिवार है। आंख नीचे, अभी मैंने एक बात कही ना कि मैं चुनाव में आ भी नहीं पाया था, जब मधु चुनाव लड़ी तो जिला पंचायत में इस बार मैं आ भी नहीं पाया वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का एहसान है कि उसके बाद भी आपने एक तरफा वोट डाली, सिर्फ एक मैसेज पर कि आपको वोट डालनी है वहाँ। तो ये गांव नहीं है, ये सब परिवार है। और मैं डिंडो खेड़ा तो जाता हूँ, अक्सर कहता भी हूँ कि हमारे बाबा जी कहा करते थे कि भाई मेरा पीहर है डिंडो खेड़ा, ईसोपुर, ये तो हमारे, तो इसमें हर व्यक्ति के साथ लगाव दूसरी तरीके से अपने परिवार के व्यक्ति की तरह लगाव है। तो आप ये ना सोचे कि थोड़ा ठीक है, देरी हो रही है, कुछ बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ तो कुछ विकास कार्य जो है प्रभावित हुए, लेकिन इस गांव को पूर्णतः विकसित करने में न तो कोई कमी छोड़ी थी, ना कोई कमी अब है, और भविष्य में भी जब तक रहेंगे, इन गांव को विकसित करने की जिम्मेवारी हमारी है। और इसमें आपको ज्यादा चिंतित ना हो, हमें तो पता ही है। अभी थोड़ा दिक्कत क्या हो रही है, मंत्री जी ने ईसोपुर टील खोद ले रखा है, तो अभी कुछ भी देने की बारी आती है ना कि ईसोपुर टील में लगेगा, ईसोपुर में लगेगा, तो मंत्री जी का एक सपना है कि ईसोपुर टील एक ऐसा बने, और वो शायद उन्होंने बना भी दिया। काफी हद तक आप लोग देखते होंगे, कभी जितने मेरे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, और अब तो मेरा तो जाने का मौका नहीं लगा, कभी आता हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरी माताएं बहनें भी शायद घूमने फिरने भी जाती हैं सब वहाँ पर, और आसपास के गाँव गुहान के लोग भी आते हैं। तो कभी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कभी कल्पना की थी कि ईसोपुर टील हमारा ऐसा बनेगा जैसा आज बन गया है? नहीं। और अभी तो देखिए, अभी तो एक सिर्फ ट्रेलर है, कहना होता है कि पिक्चर तो अभी बाकी है। तो मुझे लग रहा है जिस तरह का प्रस्ताव जो कि मुख्यमंत्री जी ने भी टीम भेजी थी, यहाँ पर सर्वे हुआ है, और अब ये बहुत बड़ी राशि हमें ईसोपुर टील को प्राप्त होने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि ईसोपुर टील हमारे जिले का सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन पर्यटक स्थल बनेगा। मैं एक दिन देख रहा था, एक नाम तो नहीं बोलूंगा, एक ने फोटो डाली हुई थी, कहता यार आई एम इन मिनी सिंगापुर। तो मतलब लोग उसको ना ऐसे अपनी फोटोज वगैरह डाल के, और इस तरीके से ईसोपुर टील पे आके यहाँ पर पिकनिक स्पॉट हो गया है लोगों का। तो अभी मेरे ख्याल से मंदिर की लाइट अभी आने वाली है आपकी, उसकी 2 या 3 लाइटें हैं जो मंदिर में लगेगी, वो जरूरी है, तो वो भी जल्दी पहुंच जाएगी। नाला आपका जो भी रह गया कम 50-60 मीटर वो बन जाएगा। और हमारी ये गली है, एक ही गली मेरे ख्याल से खराब है, गाँव की ज्यादा खराब स्थिति है, मलाव वाली जो है। अरे मंदिर की कह रहा हूँ मैं, अरे उस मंदिर की नहीं, इस वाले मंदिर की कह रहा हूँ, माता मंदिर जो है, अरे देवी मंदिर की है। ईसोपुर टील के लिए सुनो, ईसोपुर टील में जब कुछ जाना होगा ना, तो हमारी और तुम्हारी औकात नहीं है कि ईसोपुर टील में जाने दो। नहीं, वहाँ पे माता मंदिर के लिए है, वहाँ पे कहा गया था, सब लोगों ने मांगी थी। बहुत आभार है चेयरमैन साहब उस काम के लिए। नहीं, अभी तो बहुत कुछ रह रहा है। देखिए, वो सड़क बनी, उसमें वो सड़क में आप लोगों का कोई योगदान नहीं है। वो सड़क में, क्योंकि गांव से हमारी सब दादी चाची, हमारी बहनें, बुआ हमारी, ये सब जाती है मंदिर में दर्शन करने, और वो खेत का रास्ता बहुत खराब था, तो उसके लिए इनका किसी का कोई एहसान नहीं, वो हमारी माताओं बहनों के लिए है, क्योंकि वो यहाँ से जाती हैं, तो इन्हें जाने में दिक्कत ना हो। वो सड़क तो अच्छी बनी होगी मंदिर वाली, उसका तो लाभ मिला कि गांव से कनेक्ट करना था उसको, क्योंकि वो खेतों के रास्ते से होके जाता था, बड़ी बुरी स्थिति थी। तो ऐसे अभी और भी चीजें हैं, अभी तो मंदिर को भी बढ़ाना है, मेरा टाइम नहीं लग पा रहा। अभी आएंगे, जो चीज मैंने घोषणा करी थी, चाहे वो कैसे भी हो,
थोड़ी मुश्किल बात उसमें है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन उसे भी मैं पूरा करूंगा, बहुत जल्दी उसको पूरा करवाऊंगा। और जो भी और काम रहे हैं उन चीजों को जल्दी ये भी भगवान करे, आप लोगों का आशीर्वाद तो है ही, भगवान का भी आशीर्वाद बना रहे। और ये आप लोग भी दुआ करना कि भगवान से विनती करना कि अगली योजना भी आप लोगों को मिल जाए, आप ही लोग इस पद पर रहें, तो जो विकास कार्य बचे हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। लेकिन चलिए, ये तो हुई स्कूल की बात और ये हुई विकास कार्यों की बात। भाई बच्चों, 2 मिनट प्यार से आराम से बैठो, बात सुनो। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, इन सब चीजों से अलग हटके, क्योंकि देखिए परिवार है। कई बार होता क्या है, हम लोगों को भी दिक्कत, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी घटनाएं घट रही हैं क्षेत्र में, उसका उदाहरण है सांगरखेड़ा। और भी हमारे भी इलाके में है अभी, लेकिन ताजा तरीन में भी सांगरखेड़ा है, तो मैं इसलिए बोलूँ। मैं था नहीं, 4-5 दिन से बाहर था, आज ही आया हूँ। यहाँ के बाद मुझे सांगरखेड़े में जाना है, मैं वहां जाऊंगा। लेकिन हम लोगों को इस पर विचार करना होगा। मैं अपने बुजुर्गों से और खास तौर से मेरी जो माताएं, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, देखिए हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है, हमारे बुजुर्गों ने एक अच्छी चीज सिखाई कि यारी दोस्ती वो बैठक तक होनी चाहिए। अगर मेरा कोई दोस्त है तो वो दोस्ती मेरी बैठक तक होनी चाहिए, हमें कोई उसको मतलब नहीं बनता, यारी दोस्ती हमारे घर तक जाए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात किसी जाति बिरादरी धर्म की नहीं है। हम ये कहते हैं दोस्त किसी भी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, वो हमारी बैठक तक सीमित होना चाहिए। हमारे घर, हमारी माँ बहनों के बीच में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज के लिए मैं आपसे विनती करता हूं, खास तौर से अपनी माताओं से, कि आप घर पे ध्यान दें, क्योंकि जिम्मेवारी, बेटी की जिम्मेवारी आपकी है। बेटी किसी की भी हो, अमीर की हो, गरीब की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, वो अपने घर, अपने माँ बाप के घर ही अच्छी लगती है। उसके साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हो, ये अधिकार किसी को नहीं। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के बार बार आप लोगों से निवेदन है कि इस चीज पे आप ध्यान दें। भाई का दोस्त आता है, आपके बेटे का दोस्त आता है, आप उसको पहले ही बोले, घर के अंदर ना आए, बैठक में बैठो, आपको जो बातें करनी है करें। मैं गारंटीड कह सकता हूं, लिखकर दे सकता हूं, दोस्त हमारे भी हैं, लेकिन आप लोग गवाह होंगे, शायद किसी ने मुझे किसी के घर के अंदर बैठे नहीं देखा होगा। ना मैंने कभी किसी को अपने घर बैठाया है, ना मैं कभी किसी के घर पे बैठा हूं। क्योंकि यारी दोस्ती है, संबंध है, वो सब बैठक तक सीमित होने चाहिए। ये बैठक बुजुर्गों का जो एक, ये हमारे संस्कार हैं, हमारे बड़ों ने जो हमें सिखाया, ये बैठक इसीलिए बनाई गई है। अगर घर में औरतों में बैठने का चलन हुआ करता तो ये बैठक बनती ही ना। ये बैठक बनाई इसलिए नहीं है कि औरतें घर के अंदर रहें और आदमी जो है वो घर के बाहर बैठे। कोई आने जाने वाला हो तो वो घर के बाहर बैठक कर रहे, वहीं चाय नाश्ता, चाय पानी करे और उसके बाद जाए, जिससे इन सब घटनाओं को रोका जा सके। और ये कोई एक जना खड़ा होकर कोई जादू की छड़ी लेकर मैं घुमा दूंगा, पूरा क्षेत्र ठीक हो जाएगा, या कोई और व्यक्ति या योगी जी कर देंगे या मोदी जी कर देंगे, नहीं। ये हमें खुद करना है, हमें खुद अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है। और वो सुरक्षा कैसे हो सकती है? चाहे कोई भी हो, कैसा भी दोस्त हो, कितना भी अच्छा लगे, कैसा भी हो, आपको उसके ऊपर कितना भी भरोसा हो, लेकिन वो घर के बाहर ही रहे। घर के अंदर हमारी बहन बेटियों के बीच में बैठने का अधिकार किसी को नहीं है। वो इस प्रथा को हमें खत्म करना होगा। ये घटनाएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। गलत हो मेरी बात तो बताइए, सही हो तो बताइए। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, ऐसी घटनाएं ना घटे, क्योंकि ये घटनाएं घटती हैं। हिंदू मुसलमान की बात होगी तो क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का माहौल बिगड़ेगा। जाट गुजर की बात होगी तो फिर वो जातिगत झगड़ा होगा, संप्रदाय के बीच में झगड़ा बनेगा। तो इन चीजों को पहले ही रोक दिया जाए। हम क्यों जाति के ऊपर, क्यों हम धर्म के मुद्दे उठेकर, और वो फिर हालात इतने खराब होते हैं क्षेत्र में, वो सब पहले भी आप लोग देख चुके हैं। और भविष्य में भी मैं ये सोच सकता हूँ कि शायद, डर लगता है हमें सोच के कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। चाहे वो 2013 के दंगे आप देखिए क्या रूप ले रहे थे, कहां से घटना शुरू हुई और कहां उसका अंजाम हुआ। तो इन सब चीजों से अगर हम अब भी नहीं चौकन्ने होंगे, अब भी हम सचेत नहीं होंगे,
तो ये कहीं ना कहीं भविष्य हमारा बहुत खराब होता नजर आ रहा है। अभी महाराज जी मेरे ख्याल से दूसरी बार आए हैं। मैं महाराज जी को पहले तो प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत है। तो मेरी आज का आने का मकसद, मेरा यहाँ बोलने का मकसद, क्योंकि देखिए मंच पे आकर हम जाति धर्म की बात करें, हम माहौल बिगाड़ने की बात करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। रहना सबने यही है, लेकिन हम अपनी गलतियां दूसरों पर ना डालें। हम इस पर विचार करें कि हमारे यहाँ जब लेबर काम करने आती है, बहुत छोटे छोटे मुद्दे, मैंने बहुत प्रैक्टिकली, हम रोज इसी में रहते हैं, मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लेबर आती है, हम खुला छोड़ देते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर में जवान बहन बैठी है, जवान बेटी बैठी है, हमें पहरा देना चाहिए। हम आज नोटों के चक्कर में, हम आज अपने काम के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारा परिवार है। हमारी पहली जिम्मेवारी हमारी बहन बेटियां, हमारी माँ, उनकी सुरक्षा है। तो हम ऐसा माहौल रखें, हम इतना जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम घर से बाहर भी हैं तो हमारी बेटी क्या कर रही है, हमारी बहन क्या कर रही है, हमारी माँ क्या कर रही है, हमारी धर्मपत्नी क्या कर रही है। ये सीखने की जरूरत है। बड़े बुजुर्ग इन चीजों पर ध्यान देते थे। आप बताइए, क्या आपसे 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले कभी यार दोस्त घर के अंदर होते थे? हमारे बुजुर्गों का खौफ होता था, हमारे बुजुर्गों का डर होता था, हम दोस्तों से बाहर मिलते थे, घर के अंदर कोई दोस्त नहीं आता था हमारा। और कहे के संबंध, देखिए हमने तो वो संस्कार लिए हैं। मैंने बुजुर्गों पे सुना है कि 15 साल के बाद तो सगे बहन भाइयों को भी अलग अलग कमरे दे देने चाहिए और उनके बीच में भी माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग दूरी बनाकर रखें। ये समाज को मैं आज यहाँ ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हमें अपनी बहनों से, हमें अपनी बेटियों से, अपनी माँ के सामने, अपने प्यारे जो हमारे भविष्य, हमारे बच्चे सामने बैठी हैं, हमें इनसे विस्तार में चर्चा करनी पड़ेगी। हमें अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये एहसास कराना पड़ेगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। स्कूलों में आज सिखाया जा रहा है, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनमें आज सिखाया जा रहा है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो इस चीज के लिए हमें अपने बच्चों का दोस्त बनकर उनको समझाना पड़ेगा, उनको ये चीज बतानी पड़ेगी सही क्या है, गलत क्या है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी सामने बैठी हुई मेरी जो माताएं, मेरी बहनें बैठी हैं, इनकी बनती है कि ये अपनी बेटियों को ये संस्कार दें। और बेटियों को ही नहीं, हमारा फर्ज बनता है हम अपने बेटों को भी सही दिशा दिखाएं, क्योंकि हम हर चीज में कहते हैं बेटी ही वही अपने ऊपर ध्यान दे। बेटों को भी ऐसे संस्कार दो ना कि वो किसी की लड़की की तरफ को देखे ही ना। हमें अपने बेटों को भी संस्कार देना है। अगर हम बेटियों को देंगे तो हम अपने बेटों को भी संस्कार दें। हमें पता होना चाहिए, और ऐसा नहीं है, मैं कह सकता हूं कड़वा लगेगा आपको, मेरे बड़े बुजुर्गों को, सबको पता है, सबको पता है कि मेरी औलाद क्या कर रही है। अगर आज अच्छे अच्छे फोन हैं और गुपचुप हम फोनों पे बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी बेटी या हमारा बेटा कुछ ना कुछ गलत तो कर रहा है। इतनी महंगी मोटरसाइकिल कहां से आई? 50-50 हजार की, 1-1 लाख की मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं। अगर हम नहीं दिला रहे तो उसकी कमाई का स्रोत क्या है, इस पे हमें विचार करना होगा, इस पे हमें नजर रखनी होगी। तभी समाज सुधरेगा, तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी। इसको आप इस पे केंद्रित मत करिए कि कौन लेकर भागा, इस पे विचार करना चाहिए क्यों लेकर भागा। इस पे विचार करें, कहीं ना कहीं हमारी कमी होगी कि आज हमें ये दिन देखना पड़ा, आज ये घटनाएं हो रही हैं। मैं फिर कहता हूं, बेटी किसी की भी हो, अमीर की हो, गरीब की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बेटी अपने घर, अपने बाप के घर में रहनी चाहिए। उसकी डोली अपने बाप के घर से उठनी चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। और इसके लिए सबसे बड़ा कदम, पुलिस बाद में है, सरकार बाद में है, सबसे बड़ा कदम अगर किसी को उठाना है तो वो हमें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है। और वो सुरक्षा कैसे हो सकती है? अपनी बेटी को अच्छी बातें बताकर, उसको बताकर कहां उसको खतरा है, कहां उसको दिक्कत हो सकती है, कहां उसको परेशानी हो सकती है, उन चीजों से तो सावधान रहें। हमें ध्यान देना होगा हमारे घर में आकर बैठने वाले कौन लोग हैं, उनको चिन्हित करें, उनको बताएं कि इसका हमारे घर में कोई मतलब नहीं। इन चीजों से सचेत करना होगा। हमें अपने लड़कों को समझाना होगा, अपने बेटों को समझाना होगा, भाई जो यारी दोस्ती रखनी है घर के बाहर रख, घर से घर के अंदर सिर्फ रिश्तेदार के अलावा और बाप बेटे के अलावा
कोई बाहर का शख्स घर के अंदर नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बढ़िया कहलाता हो, क्योंकि बढ़िया आदमी की बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए, कब वो भ्रमित हो जाए, कब वो अपने मर्यादा को लांघ दे, इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात अगर कड़वी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो समाज के अंदर, जो अपने क्षेत्र के अंदर, क्योंकि एक नेता होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते मैं रोजाना यही समस्याएं आती हैं। कोई कहता है मेरी बहन के साथ दिक्कत हो गई, कोई कहता है मेरी बेटी के साथ दिक्कत हो गई, और हमें बड़ी शर्मिंदगी, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है जब किसी की क्षेत्र की बेटी है, आज हमारी बेटी है, भगवान ना करे ये परिवार बैठा हमारा परिवार है, ये बच्चियां हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, आगे हमारा भविष्य है, अगर इनमें से किसी के साथ ये घटना होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें सामना करना पड़ता है, हमारे सामने परेशानियां आती हैं। जब माँ बाप खड़े होकर हमारे सामने होता है, हमारी बच्चियां, जब हमें दुख होता है हमारी बहन गई, हमारी बेटी गई, तो इस पर विचार करना होगा। और इसका सिर्फ एक ही समाधान है, कोई पुलिस आपका पहरा नहीं दे सकती, कोई सरकार आपका पहरा नहीं दे सकती, इसका पहरा स्वयं हम माँ बाप, हम भाई, हम खड़े होकर दे सकते हैं। इसके लिए मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन है, और मेरा स्कूल हमारे प्रिंसिपल साहब से, प्रबंधक से, हमारे प्रिंसिपल से, पूरा जितने हमारे टीचिंग स्टाफ है सभी से मैं निवेदन करता हूँ, ये सारा जो बिगड़ा है ना माहौल, ये इसी से बिगड़ा है कि कुएं से पानी भर के लाऊंगी और ये लाऊंगी और वो करूंगी, ये सब सत्यानाश कर दिया, हमारी संस्कृति खराब। आज हम सिर्फ एक इसको मनोरंजन का साधन बना दिया है। आज हम जागरणों में जाते हैं, जागरणों में क्या होता है आप बताइए? हम दूसरों से तो लड़ते हैं, हम विचार करें ना कि हमारी संस्कृति हम कौन खराब कर रहा है। हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने का काम हम स्वयं कर रहे हैं। किसने देखा है भाई, किसने सर्टिफिकेट दिया था कि बाबा भोले शंकर जो है वो भांग घोटते हैं? भाई गौरव मैया भांग घोट रही और शंकर जी जो है वो, हमने खुद उनको नशेड़ी बना दिया, हमने खुद कृष्ण जी को माखन चोर बना दिया। अगर हम अपने भगवान को चोर और नशेड़ी कहेंगे तो बताइए ना फिर कौन सम्मान करेगा हमारे भगवान का? आज कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर हमारे भगवान को, हमारे देवी देवता को कुछ भी कहे तो हम कत्लेआम मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम खुद एक मनोरंजन के लिए जागरणों में भगवान का मजाक उड़ाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। मैंने जितने भी हमारे जो कलाकार साथी आते हैं, एक बार आए इकट्ठे हो गए, कहते हैं हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? तो मैंने उनसे कहा भाई हम आपके पेट पे लात नहीं मार रहे, हमारे आप गीता पढ़िए, हमारी संस्कृति को उठाइए, आप उसके हिसाब से आपको भगवान की प्रस्तुति देनी है, तो आपकी जरूरी है कि नशेड़ी और चोर कह के आप हमारे भगवान का संबोधन करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे? कौन सी किताब में लिखा है कि भगवान चोर थे? कौन सी किताब में बताइए आप मुझे? किसने कहा, किसने सर्टिफिकेट दिया हम लोगों को? भगवान को हम कृष्ण जी को चोर बताएंगे, हम भगवान शिव जी को, हम जो हमारे इष्ट देव है, हमारे सृष्टि चला रहे हैं भाई, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जिन्होंने रचाई है, जिनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, उनको चोर कहने का अधिकार किसने दिया? मैं आप लोगों से पूछता हूं। और हम सब एक छोटे से 10 मिनट के मनोरंजन के लिए हम अपने भगवानों का अपमान करते हैं। गुरुजी बैठे हैं, मैं तो इनसे भी निवेदन करूंगा, देखिए आपने जो वस्त्र धारण किया, आप समाज को एक दिशा दिखाने के, ये भगवा वस्त्र ऐसा है, इसको देख के अपने आप भक्ति जाग जाती है। तो आप इन चीजों को लेकर आगे बढ़ें, जहां हमारी जरूरत है हम लोग तैयार हैं। हम समाज में हर जगह अगर कहीं बुराई भी लेनी पड़ेगी, हम बुराई लेने के लिए तैयार हैं। मैं जागरण कराता हूं, मैं पहले ही कह देता हूं, जागरण कर जो मंडली आती है, कीर्तन मंडली हमारी, मैं उनसे बहुत साफ सुथरी बात करता हूं, भाई मेरे यहाँ कोई भी नाच गाने का वैसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें 10 मिनट के लिए भी, अगर 1 सेकंड के लिए भी कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो या हमारे धर्म पे कोई उंगली हो। आप लोग तय कर लीजिए भाई, पैसे देंगे आप पैसे देकर अपने भगवान को नीचा दिखाएंगे, पैसे भी देंगे, आप उन्हें उनका सत्कार भी करेंगे, और हम अपने भगवानों को नीचा दिखवाएं, हम अपने भगवानों के बारे में उल्टा सीधा कहलवाएं, तो भाई देखिए माफ करिएगा, ऐसे जागरण इसमें आपको पुण्य नहीं मिलेगा, इससे और उल्टा आपको पाप चढ़ेगा। और जिस दिन ये शुरुआत एक गांव से, देखिए किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है, हम जाते हैं, हमें नेतागिरी करनी है, हम जाते हैं क्षेत्र में, हमें तो हर जगह बैठना है, हमें हर जगह जाके सबका सम्मान रखना है, लेकिन मैं कई जगह तो विरोध कर चुका हूं, आज मैं यहां से भी कह रहा हूं, क्योंकि ईश्वरपुर में आस्था बहुत है,
चाहे मंदिर के प्रति आपकी रुचि रहती है, तो टील बन गया आपके यहाँ, और मेरे ख्याल से हर वर्ष यहाँ पर कथा भी होती है, बड़ा भव्य कार्यक्रम होते हैं ईश्वरपुर में। और अगर ये चीज यहीं से चले ना, सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है, इससे आप कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने शब्दों से आप एक कदम उठाइए। आप ईश्वरपुर वाले तय कर लें, डिंडू खेड़े वाले बैठे हैं, रोहडे वाले बैठे हैं, आप लोग तय कर लें कि आज के बाद कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारे भगवान को चोर कहा जाएगा, जिसमें हमारे भगवान को भंगेड़ी कहा जाएगा, नशेड़ी कहा जाएगा। तो आप देखिए, ये आज ईश्वरपुर से लॉ चल के ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। शुरुआत किसी ना किसी को करनी है, बुराई पे किसी ना किसी को आना है, और ऐसी बुराई मैं बुराई नहीं समझता, ऐसी बुराई से मैं एक मिनट भी नहीं डरता जहां मेरे धर्म की आस्था के प्रति कोई बात आती हो। अगर मैं अपने धर्म के लिए इतना भी कर पाया कि मैं ये अपमान होने से बचा पाया, तो मैं मान लूंगा कि जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चंद दो बातें थी जो मैंने आपसे साझा की, अपना परिवार का मान के साझा की। एक नेता वाली बात नहीं है ये मेरा घर परिवार है, मेरी माँ बहनें बैठी है, मेरी बच्चियां बैठी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान भाई बैठे हैं। हम लोग आज संकल्प लें कि हम अपनी यारी दोस्ती बैठक तक रखेंगे। अपने घर में हम कोई भी कितना जिगरी यार हो मेरा, हम अपने घर में किसी से कोई मतलब नहीं है, वो घर के बाहर बैठेगा। यारी दोस्ती घर के बाहर रहेगी। अरे वो जमाने याद करो, वो टाइम याद करो जब रिश्तेदार भी आता था वो बाहर रहता था। आज की तारीख में तो रिश्तेदार भी आता है, मामा आएगा, मामा के साथ चार और आएंगे, और वो चारों के चारों जूते वहीं उतारेंगे भाई बेडरूम में जाके। क्यों भाई? पहले भी तो लोग थे, हम जिनकी औलाद है, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्गों ने हमें संस्कार दिए हैं कि मेहमान को मेहमान की तरह ही रखो, अतिथि की तरह ही रखो, उनको सम्मान करो, सब चीजें करो, लेकिन अपने परिवार से जो दूरी बना के रखनी है उसको बना के रखो। और जिस दिन ये चीजें शुरू हो जाएंगी, जरूरी नहीं है कि किसी एक ही वर्ग को, किसी को टारगेट करो आप। आज हम हिंदू मुसलमान की बातें करें, हम चीखे चिल्लाएं, हम जाट गुजर की बात करें, हम ब्राह्मण गुजर की बात करें, हम बनिया ब्राह्मण की बात करें, नहीं। अरे भाई, बहन हमारी है, बेटी हमारी है, हमें उसको सुरक्षा देनी है, चाहे कोई भी हो। क्या गारंटी लोगे? क्या घटनाएं अब से पहले प्रधान जी नहीं हुई यहाँ पर? तो उन घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है कि हम अपने आप ध्यान दें, हम चेक करें। अगर हमारी बेटियों के पास, हमारी बहनों के पास मोबाइल भी है तो हम मोबाइल चेक करें। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरी भी बच्चियां हैं, मैं जब भी यहाँ से जाऊंगा, 2 दिन में जाऊँ, 3 दिन में जाऊँ, मैं जाके पूरा मोबाइल चेक करता हूँ। मैं अपने बच्चों की गतिविधि देखता हूँ कि वो कर क्या रही है, और ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों पे शक कर रहे हैं, बच्चे हमारे अच्छे हैं, लेकिन क्या पता कौन दुष्ट आत्मा मिल गई, किसने हमारे बच्चे का हृदय परिवर्तन कर दिया, उसने दिमाग घुमा दे। आप अपनी बच्चियों पे शक मत करो, लेकिन ये देखो ना कि गलत काम करने वाले, गलत शिक्षा देने वाले, हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाले हमारे साथी तो होते हैं। वो कहीं बाहर से किराए पे नहीं आएंगे, वो कोई इरादा करके नहीं आएंगे। एक और ट्रेंड चल गया आजकल, जिसका देख के मुझे तो बड़ा दुख होता है। भाई, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी बीवी के साथ कहाँ हूँ वो मुझे पता होना चाहिए। आज की तारीख में एक बड़ा फैशन चला है, हर किसी के स्टेटस पे देख लो, बीवी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, स्टेटस पे दे रहे हैं। भाई, घर में ही तो बैठी है बराबर में, उसको दे दे शुभकामनाएं जो देनी है, वो स्टेटस पे डालेंगे। पहले अपनी बीवियों को छुपाया जाता था, पहले अपनी बहनों को छुपाया जाता था तो कोई देख ना ले। आजकल उनकी नुमाइश लगाई जाती है, स्टेटस पे करेंगे, भाई धर्मपत्नी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। अरे भाई, तेरी बराबर में तो थी, कहीं बाहर गई हुई है क्या? वो तेरी बोलचाल बंद है कि तू स्टेटस पे डाल के उसको विश कर रहा है? भाई, अरे भाई, तेरे घर में है, तेरी बहन भी तेरे घर में है, तेरी माँ भी तेरे घर में है, तू भी वहीं पर है, उनको शुभकामनाएं दे ले। एक ट्रेंड चल गया है, नया फैशन चल गया है, इस पर पता नहीं क्या हो गया आजकल समाज में। मेरी पर्सनल लाइफ में बीवी के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, उसको जरूर स्टेटस पे लगाएंगे, जिससे दूसरी नजर गड़ाए, कहने लगे हाँ भाई, इससे दोस्ती बढ़ाओ। बीमारी की जड़ है, सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया हमारे समाज को। और इस पे देखिए, मैं तो खड़े होकर कहूंगा, अपने समाज से विनती करूंगा, और जहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई लड़ेंगे, समझाएंगे आपको, आगे जिसको नाश करना है वो करे। लेकिन ये विचार करने वाली बात है कि भाई क्यों हम नुमाइश लगा रहे हैं अपनी बहन की, अपनी बेटी की, अपनी बच्चियों की? हम क्यों स्टेटस पर डाल के उनको दुनिया में प्रचारित कर रहे हैं? नाचने गाने की वीडियो लगाएंगे, क्या क्या हासिल करोगे आप इससे? भाई, गलत हो मेरी बात तो बताइए, इस पे विचार करिए, इस बात को सोचिए
इस बात पे लगाम लगाइए कि हम लोग अपने, ये हमारी पारिवारिक खुशियां हमारे परिवार में होनी चाहिए। हमें अपनी बहन का जन्मदिन मनाना है, अपने परिवार में मनाओ, अपने लोगों के साथ मनाओ। ये क्या मतलब है स्टेटस पे लगा दिया भाई 1200 लोग देख रहे हैं स्टेटस तुम्हारा, 400 लोग देख रहे हैं स्टेटस तुम्हारा, क्या वो 400 के 400 तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे परिवार के लोग हैं क्या? तो ये विचार करने की बात है। मैं तो इन चीजों के बहुत खिलाफ हूं और अक्सर समझाता हूं। 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूं, नए नए फोन जब पूरा प्रचलन, पूरा जबरदस्त तरीके से वो हुआ, नए नए आए थे, 20 साल पहली बात होगी, या मेरे ख्याल से 2005-06 की बात है, हालांकि 20 साल हो गए। मैंने एक लड़के से फोन लिया कि एक फोन करना है। उसने अपनी बीवी का फोटो लगा रखा था कि स्क्रीन पे गुरु जी, देहरादून की बात है और नाम भी बता दूंगा मैं, उस्मान था लड़का, बलवे का रहने वाला है, वो देहरादून में मेरे साथ रहता है। मैंने उससे फोन लिया, मैंने कहा फोन देना, उसने अपनी बीवी का फोटो लगाया। मैंने कहा भाई ये क्या मतलब है, तेरा फोन मैंने ले लिया और तू ये फोटो क्यों लगा रखी है तूने अपनी बीवी? पूछेगा आप किसी को भी जाके, आप पता कर लेना आप उससे। मैं उसको बोला, उसने कहा जी वैसे ही लगा लिया। मैंने कहा तू बहुत ज्यादा प्यार करता है क्या इससे? कहने लगा नहीं जी वो बात वो नहीं है, वो भाई ऐसा नहीं है वैसा। देखो बीवी पर्दे में रहनी चाहिए, हमारी संस्कृति यही है, ओले पर्दे में रखो औरतों को, उसी से ये जो समाज में गंदगी फैली है बचेगी। और मैंने 2-4 बातें जो उसको वहां पे समझाया, डांटा या कुछ भी कहो, मैंने उसको, उसने तभी की तभी वो फोटो डिलीट की। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई भी लड़का मिल जाता ना, मैं किसी का भी फोन लूं, अगर किसी ने अपनी बहन की, अपनी बेटी की या अपनी बीवी की फोटो लगा रखी है, मैं तुरंत डिलीट करवाता हूँ फोन से। और ये हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। हमारे सरदार जी बैठे हैं, बड़े हैं हमारे, हमें इनसे सीखना चाहिए। हम मंदिरों में जाते हैं, ये देखिए छोटी छोटी बुराइयां हैं हमारे समाज में, और फिर दोष देते हैं हम दूसरों को हमारे धर्म के प्रति। हमारी ये सब चाची, ताई, दादी, बुआ, बहन हमारी सामने बैठी है, इन्हें कह दो मंदिर में, अब जैसे मंदिर में भीड़ है पूरी, मंदिर में जाएंगे। अभी मैं शिवरात्रि पे चला गया, बरसी मेले में चला गया, मैं मुझे जाके ना शर्म आ गई। खासतौर से आप लोग सुनिएगा जरा इस बात को बहुत ध्यान से, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए कह रहा हूं। जितनी हमारी औरतें जाती हैं हिंदू धर्म में, ये मंदिरों में जाएंगी, ये प्रसाद पता नहीं किस तरीके से प्रसाद चढ़ाएंगी, वो भगवान पे कम चढ़ता है, पैरों में ज्यादा चढ़ता है। आप जाइए, आप गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे में बैठे सरदार जी के सामने, आप गुरुद्वारे में जाके देखिए, आपको वहां पर अगर आप सफेद जुराब पहन के भी जाएंगे ना, तो आपको धूल नहीं लगेगी आपकी सफेद जुराब पे, इतनी सफाई रहती है। हम सब प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद फेंकते हैं भगवान पे, फेंक दिया। मैं कभी किसी मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाता, मैं जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, वापस आ जाता हूँ। कहीं अगर कार्य चल रहा है मंदिर में, कहीं कोई निर्माण कार्य हो रहा है, तो वहां पे जो मेरी श्रद्धा है, चुपचाप दान पात्र में गुप्त दान दे दिया, वो हो गया। अब वहां पे 1100 का प्रसाद लो, 100 रुपए का प्रसाद लो, 10 रुपए का प्रसाद लो, और मुट्ठी भर करके भगवान के ऊपर फेंक दो, वो फिर पैरों में लगता फिरे, फिर वो पूरे दान में जाए, मंदिर में बदबू हो, क्या लाभ है उससे? तो इस चीज पे देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको किसी से नहीं लड़ना है, आपको थोड़ा सुधार हमें खुद में करना है। और फिर देखिए जरा, हमारे हिंदू धर्म सनातन से खूबसूरत तो कुछ नहीं दुनिया में, उसकी खूबसूरती अलग है, लेकिन हम लोगों ने अपने कर्मों से हम उसको खराब करने के काम कर रहे हैं। इस पर विचार करें, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज के लिए इतना ही काफी। अगली बार जब आऊंगा तो जरूर नोटिस जरूर करूंगा, मंथन करूंगा, देखूंगा कि क्या कुछ हमारे जो बातें हुई हैं समाज के, हमारे मातृशक्ति भी बैठी हैं, हमारे सब बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, कि कहीं इस पे कुछ विचार हुआ कि नहीं हुआ। इस पे विचार करें, दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं है, अपने पे विचार कर लें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्टेटस पे ध्यान दे लें, अपनी बहन बेटियों की नुमाइश करना बंद कर दें, भगवान के प्रति अपना नजरिया बदल लें, ये मनोरंजन के साधन ये बंद कर दें। नाचना गाना नहीं होगा तो जागरण भी नहीं होगा। भगवान के भजन सुनो, और जो मंडली आती है ना, कीर्तन मंडली जो आती है, उसको पहले ही कह दो कि भाई मेरे यहाँ कोई ऐसा काम भजन नहीं चलेगा, प्रस्तुति करो, आप हमें आप चाहिए, आप अपनी प्रस्तुति दो, लेकिन
हमारी जो गीता में लिखा है उसके अनुसार दो, हमारे जो उसमें ग्रंथों में लिखा है उसके हिसाब से आप हमारी प्रस्तुति करो, तो उसी में हम लोगों को अच्छा भी लगेगा और भगवान भी खुश होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी का जिक्र इसलिए हो रहा था मैंने। मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो लगा नहीं था कि ईश्वरपुर में, मुझे तो यही था कि जो संस्था बाहर है उस पर जुत्ता बजता रहा आपस में, मैंने कहा वही संस्था दिखाई देती है और कोई होगी नहीं। तो आज पता लगा अंदर आके कि मास्टर जी अच्छे संस्था चला रहे हैं। 10वां साल है, 9वां? अच्छा 9 साल 8 साल पूछे नहीं आपने मुझे। मतलब 8 साल बाद पता लगा मुझे, मतलब मेरे अपने गांव में घर में एक संस्था है और पता नहीं लगा मुझे, तो ये तो शिकायत होगी मास्टर जी। लेकिन चलिए, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। मास्टर जी को बहुत बहुत बधाई। जब भी मौका मिलेगा दोबारा फिर मैं आऊंगा, आप नहीं भी बुलाएंगे तब भी आऊंगा, अब तो पता लग गया। मैं अपनी तरफ से, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, मैं 11,000 रुपए स्कूल में नहीं, बच्चों की मिठाई के लिए, कि बच्चों ने मेहनत की है, इनको लगना चाहिए कि आज हम भाई एनुअल फंक्शन था, तो 11,000 मैं अपनी तरफ से बच्चों की मिठाइयों के लिए स्कूल में देता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आए, इनका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत गुरुजी का। और बस एक छोटी सी विनती मैंने आपकी है, तो गुरुजी उसको आप आगे लेकर चलें और उसमें जहां आपको हमारी जरूरत है, क्योंकि राजनीति अलग है, वो हम करते रहेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है समाज का भला होना चाहिए, क्षेत्र का भला होना चाहिए, समाज को अच्छी दिशा दिखनी चाहिए, यही मेरा मकसद है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।